हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीड मेंस की तैयारी में हिंदी शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। आपकी जो हिंदी शिक्षण विधियां हैं उनमें हम 26 शिक्षण विधियां यानी 26 शिक्षण विधियां हम पढ़ चुके हैं। आज हम 27वीं शिक्षण विधि से शुरुआत करेंगे और थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते हुए हम 1-2 क्लास में हिंदी शिक्षण विधियों को कंप्लीट करेंगे। तो रीड मेंस में चाहे वो लेवल 1 है, चाहे वो लेवल 2 है, उन सभी में शिक्षण विधियां जो हैं हिंदी की हैं। ये कॉमन है कि भाई सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लेवल 1 के लिए इम्पोर्टेंट हो, लेवल 2 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यही सिलेबस है। तो उनके लिए लेवल 1, लेवल 2 रीड मेंस की तैयारी के लिए जो शिक्षण विधियां हैं उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है और आपको ये क्लास उस हिसाब से प्रस्तुत की जा रही हैं कि आप रीड मेंस की जो हिंदी शिक्षण विधियां हैं वो आपको किस किस तरह से पढ़नी है। तो जो भी स्टूडेंट रीड मेंस की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षण विधियों की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस को आप जरूर देखिए। तो देखिए, ये कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट हुआ, आपका शिक्षण विधियों वाला पार्ट हुआ, या फिर आपका आईसीटी वाला पार्ट हुआ, शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट हुआ, वो छूटा हुआ रहता है, स्टूडेंट से कवर नहीं हो पाता। तो आपको निःशुल्क और अच्छे तरीके से आपको स्टडी जो मटेरियल है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो और आने वाली परीक्षाओं में आप उसके क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए, शिक्षण विधि पढ़ने का यही तरीका है कि आपको एक सिस्टम से शुरुआत से आपको ये शिक्षण विधियां पढ़नी होंगी और अपने माइंड से समझनी होंगी, और जब आप उनको प्रश्न करोगे तो सोच समझकर उनका आंसर आपको देना है। ये शिक्षण विधि पढ़ने का सही तरीका है। तो चलिए, हम बिना समय गवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास की जो पहली विधि है, वैसे देखिए नंबरिंग में ये 27 है, लेकिन पहली विधि आज की क्लास की है समवाय विधि। कौन सी है? समवाय विधि। इसका उपयोग हिंदी की शिक्षण में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब हम समझते हैं कि समवाय विधि क्या होती है। समवाय विधि विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच सहयोग और सहभागिता के आधार पर होता है। मतलब कि शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे का सहयोग करते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। टीचर जो है वो बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाता है सहयोगात्मक रूप से, और विद्यार्थी जो है वो सहयोगात्मक रूप से पढ़ते हैं। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। इसका मतलब ज़्यादा काम कौन करेगा? विद्यार्थी करेगा। तो इसीलिए समवाय विधि कैसी होगी? मनोवैज्ञानिक विधि होगी, और मनोवैज्ञानिक विधि होगी तो वह इफेक्टिव भी होगी। इसमें विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता द्वारा सीखते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई समवाय विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया। तो इसे हर शिक्षाविदों जैसे हर्बर्ट और मॉरिसन द्वारा विकसित किया गया। यानी किसी एक शिक्षक द्वारा विकसित नहीं किया गया समवाय विधि को, या किसी एक शिक्षाविद द्वारा इसको विकसित नहीं किया गया है। प्रमुख रूप से हर्बर्ट और मॉरिसन ने इस विधि को क्या किया? विकसित किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई समवाय विधि को एक एक का नाम नहीं आएगा, इनके अलावा भी और शिक्षाविद हैं, लेकिन प्रमुखता से जो नाम लिया जाता है समवाय विधि में वो किसका लिया जाता है? हर्बर्ट और मॉरिसन का। इस विधि का मुख्य विचार यह है कि भाषा और व्याकरण को अन्य विषयों जैसे उद्योग है, भौतिक है, सामाजिक वातावरण के साथ जोड़ना चाहिए। यानी हमें हिंदी सिखानी है, तो हिंदी भाषा को और व्याकरण को अन्य विषयों के साथ यदि हम जोड़कर सिखाएंगे तो बच्चा जो है वो दैनिक जीवन में उस चीज़ का प्रयोग करेगा, और दैनिक जीवन में जब उस चीज़ का प्रयोग करेगा तो उसे बहुत अच्छे ढंग से क्या करता है? बच्चा सीखता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? समवाय विधि बोलते हैं। इसके विकसित किसने किया है? हर्बर्ट और मॉरिसन ने समवाय विधि को क्या किया है? विकसित किया है। चलिए, अब हम इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि समवाय विधि की मुख्य विशेषता क्या है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कौन सक्रिय होता है? विद्यार्थी सक्रिय होता है। इसीलिए विधि कौन सी हो गई? मनोवैज्ञानिक हो गई। यह विधि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ती है। यानी आपने भाषा को सीखा है, व्याकरण को सीखा है, नवीन ज्ञान मतलब उसका अलग अलग क्षेत्रों में आप प्रयोग कर रहे हो, भौतिक विज्ञान में, जीव विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में, पर्यावरण अध्ययन में, दैनिक जीवन में आप उसका प्रयोग कर रहे हो, बोलने चालने में उसका प्रयोग कर रहे हो। तो इसका मतलब ये होगा कि सीखे हुए ज्ञान को नवीन ज्ञान से क्या करती है? जोड़ती है। इसमें प्रश्नोत्तर, चर्चा, उदाहरण, कहानी आदि के माध्यम से भाषा का अभ्यास कराया जाता है। प्रश्नों के माध्यम से और चर्चा के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, कहानी के माध्यम से भाषा का क्या कराते हैं? अभ्यास कराते हैं। भाषा को अनुभव से जोड़कर सीखने पर बल दिया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी समवाय विधि जो है वो भाषा को अनुभव के आधार पर सीखने पर बल देती है। किस पर बल देती है? भाषा को अनुभव के आधार पर सीखने पर बल देती है। यह विद्यार्थियों में रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। रचनात्मकता मतलब कि विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है, उसके नए नए विचार प्रस्तुत करता है और उसमें कॉन्फिडेंस आता है। समवाय विधि को सहयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं।
क्योंकि यह विषय वस्तु के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान भी प्रदान करती है। यानी कि न केवल ये हिंदी भाषा को सिखाती है, बल्कि उससे संबंधित जो व्याकरण है उसको भी क्या करती है, ये सिखाती है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं समवाय विधि की, मतलब अनुभव को से जोड़कर सिखाने पर बल देती है, रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इसमें विद्यार्थी शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं, लेकिन ज़्यादा सक्रिय कौन होता है, विद्यार्थी होता है। प्रश्नोत्तर, चर्चा, कहानी, उदाहरण के माध्यम से भाषा का अभ्यास कराती है और इसे सहयोग विधि भी कहते हैं, क्योंकि यह विषय वस्तु के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान प्रदान करती है। अब देखिए, हम जानते हैं कि समवाय विधि के लाभ क्या हैं। समवाय विधि के लाभ है, विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता होती है, विद्यार्थी अपनी समझ के साथ अधिगम करता है, भाषा सीखना रोचक और सरल बन जाता है, और विद्यार्थियों के व्यक्तिगत गुणों का क्या होता है, विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। यह लाभ क्या है इसमें। अब हम बात करते हैं इसकी हानियाँ क्या हैं। भाई हानियाँ क्या हैं, देखिए, इस विधि से सीखने में अधिक समय की आवश्यकता होती है। बड़ी कक्षा में इसे अपनाना कठिन होता है, तो मतलब छोटी कक्षा के लिए उपयोगी है, और शिक्षक की दक्षता पर अधिक निर्भर करती है कि भाई शिक्षक का जो मार्गदर्शन है वो सही होना चाहिए। समवाय विधि में शिक्षक का मार्गदर्शन कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो शिक्षक की दक्षता पर ये क्या करेगी, अधिक निर्भर करती है। तो ये कुछ इसकी क्या होती है, हानियाँ होती हैं। अब हम बात करते हैं दल शिक्षण विधि के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, दल शिक्षण की विधि के बारे में। दल शिक्षण विधि जिसे ग्रुप टीचिंग मेथड भी कहते हैं। देखिए, दल शिक्षण विधि में पूरी कक्षा को छोटे छोटे समूह, तो दल शिक्षण विधि में क्या करते हैं, पूरी कक्षा को छोटे छोटे समूह में बांट कर पढ़ाया जाता है। मतलब कि भाई मान लीजिए कोई क्लास है, 30-40 बच्चों की क्लास है, तो 5-5 का ग्रुप बना दिए, 10-10 का या 7-7 का ग्रुप बना दिए। जिस तरह से हम सुविधा हो उस तरह से छोटे छोटे ग्रुपों में बांट देते हैं। प्रत्येक दल को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, और दल का एक विद्यार्थी दल का अध्यक्ष के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो यदि इस तरीके से पढ़ाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दल शिक्षण कहते हैं। यानी पूरी कक्षा को छोटे छोटे समूह में बांटकर पढ़ाना दल शिक्षण होता है। प्रत्येक दल को अलग अलग कार्य दिया जाता है, और एक विद्यार्थी उस दल का क्या होता है, लीडर होता है। दल शिक्षण विधि को टोली शिक्षण विधि भी क्या बोलते हैं, इसे टीम टीचिंग भी कहते हैं। इसके जनक किसे माना जाता है, डेविड वार्डिंग को दल शिक्षण विधि का जनक माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दल शिक्षण विधि का जनक किसे माना जाता है, डेविड वार्डिंग को दल शिक्षण विधि का जनक माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दल शिक्षण विधि की मुख्य विशेषता क्या है। कक्षा को 5 से 10 विद्यार्थियों के छोटे समूहों में बांटा जाता है। प्रत्येक समूह को अलग अलग कार्य व अभ्यास दिया जाता है। समूह में परस्पर सहयोग और चर्चा द्वारा भाषा का अधिगम होता है। यानी कि जो छोटे छोटे समूह होते हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्टूडेंट, और चर्चा करते हैं और भाषा का अधिगम करते हैं। शिक्षक जो है वो पर्यवेक्षक या मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो इसमें शिक्षक किसकी भूमिका निभाएगा, पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएगा या मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है दल शिक्षण में। तो विशेषता क्या हो गई, कक्षा को 5 से 10 विद्यार्थियों के छोटे समूह में बांटा जाता है। प्रत्येक समूह को अलग अलग कार्य अभ्यास दिए जाते हैं। समूह में परस्पर सहयोग और चर्चा द्वारा भाषा का अधिगम होता है, और शिक्षक पर्यवेक्षक और मार्गदर्शक की क्या निभाता है, भूमिका निभाता है। दल शिक्षण विधि के लाभ क्या हैं, तो दल शिक्षण विधि के लाभ हैं, सहयोग की भावना विकसित होती है। यानी छात्र जब छोटे छोटे समूहों में एक दूसरे का सहयोग करते हुए अधिगम करते हैं तो छात्रों में सहयोग की भावना का क्या होता है, विकास होता है। कमजोर विद्यार्थी भी दूसरों की मदद से क्या कर जाते हैं, सीख जाते हैं। विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, क्योंकि प्रत्येक दल का एक लीडर होता है, तो छात्रों में नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। और सामूहिक अधिगम को बढ़ावा मिलता है, कि सभी को जब एक साथ अधिगम करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सामूहिक अधिगम कहेंगे। तो ये इसके प्रमुख लाभ हैं, मतलब सहयोग की भावना विकसित होना, कमजोर विद्यार्थी एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो कमजोर विद्यार्थी भी जो है वो सीख जाते हैं। विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है और सामूहिक अधिगम को बढ़ावा मिलता है। अगर हम बात करें दल शिक्षण की हानियाँ क्या हैं, तो अनुशासन बनाए रखना कठिन होता है, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप बना दिए तो कोई भी ग्रुप के बच्चे हैं जो वो शैतानी करने भी लग जाते हैं, तो मतलब अनुशासन बनाए रखना इसका क्या होता है, कठिन होता है। समय अधिक लगता है, इस विधि से पढ़ाने में क्या लगेगा, समय भी अधिक लगता है। और सभी समूहों पर ध्यान देना एक शिक्षक के लिए कठिन होता है, मतलब इतना आसान काम नहीं होता कि वो सभी ग्रुप पर मार्गदर्शन दे और सभी ग्रुप पर वो क्या दे, शिक्षक ध्यान दे। तो ये उसकी क्या होती हैं, हानियाँ होती हैं। अब देखिए, हम शॉर्ट रूप में बात करें तो समवाय विधि में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों की सहभागिता होती है, और दल शिक्षण विधि में छोटे छोटे समूहों को बांटकर पढ़ाया जाता है। दोनों विधियां सहयोगात्मक अधिगम पर आधारित हैं। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि समवाय विधि और दल शिक्षण विधि किस अधिगम पर आधारित हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए अधिगम पर आधारित हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, सहयोगात्मक अधिगम कहेंगे। नेक्स्ट अब हम विधि के बारे में बात करते हैं,
तो ध्वन्यात्मक विधि फोनेटिक मेथड बोलते हैं। हिंदी की शिक्षण विधि है ध्वन्यात्मक विधि, जिसे हम फोनेटिक मेथड भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? ध्वन्यात्मक विधि में भाषा के शिक्षण की प्रक्रिया ध्वनियों पर आधारित होती है, यानी कि भाषा को एक ध्वनि का रूप देते हुए जब शिक्षक पढ़ाता है, रस प्रदान करते हुए शिक्षक जब पढ़ाता है, तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं? ध्वन्यात्मक विधि कहते हैं। आपने देखा होगा कि हिंदी के बहुत सारे शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा और पढ़ाते हैं, वर्तमान में भी पढ़ाते हैं, कि भाषा को इतने सरल तरीके से पढ़ाते हैं कि उनकी भाषा को सुनने में और पढ़ने में क्या लगता है? हमें मन लगता है। तो वह कौन सी शिक्षण विधि का अधिक प्रयोग कर रहे होते हैं? ध्वन्यात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसमें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों का अभ्यास उच्चारण के आधार पर कराया जाता है। यानी ध्वन्यात्मक विधि में अक्षरों का, शब्दों का और वाक्यों का जो अभ्यास है वो किसके आधार पर कराया जाता है? उच्चारण के आधार पर कराया जाता है। ध्वन्यात्मक विधि की विशेषता क्या है? यह विधि बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाने पर बल देती है, यानी कि बच्चे जो है वो शुद्ध रूप से उच्चारण कैसे करेंगे, वो उस पर ध्वन्यात्मक विधि जो है वो सिखाने पर बल देगी। तो आप देखते होंगे छोटी कक्षाओं में बच्चों को बोल बोल कर सिखाया जाता है, तो वो सिखाने की जो विधि है वो कौन सी विधि है? ध्वन्यात्मक शिक्षण विधि है। इसमें पहले स्वर और व्यंजन ध्वनियों का अभ्यास कराया जाता है, अक्षरों की ध्वनियां मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं और फिर वाक्य बनाए जाते हैं। श्रवण और बोलने की क्षमता विकसित होती है, मतलब सुनने की क्षमता भी विकसित होती है और बोलने की क्षमता भी विकसित होती है। भाषा के व्याकरणिक नियम स्वतः ही समझ में आने लगते हैं। तो ध्वन्यात्मक विधि की विशेषता क्या होती है? इस विधि में बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाया जाता है, इसमें पहले स्वर और व्यंजन विधियों का अभ्यास कराया जाता है, अक्षरों की ध्वनियां मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं और फिर उनसे शब्दों से वाक्य बनता है, श्रवण और बोलने की क्षमता का विकास किया जाता है और भाषा के व्याकरणिक नियम स्वतः ही समझ में आने लगते हैं। यह ध्वन्यात्मक विधि की क्या होती है? विशेषता होती है। अगर अब हम बात करें ध्वन्यात्मक विधि के लाभ क्या है, कि इसके माध्यम से जब पढ़ाया जाता है तो विद्यार्थियों में स्पष्ट उच्चारण क्षमता की आदत पड़ती है। भाई ध्वन्यात्मक विधि के माध्यम से जब बच्चा जो है वो पढ़ता है तो वो सही तरीके से उस भाषा को बोलता है। भाषा की सीखने की प्रक्रिया आसान और रोचक होती है। बच्चों की श्रवण, वाचन और वाक क्षमता क्या होती है? विकसित होती है। तो इसमें प्रमुख लाभ क्या होंगे? भाई बोलने की क्षमता विकसित होगी और भाषा सीखने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और रोचक हो जाएगी। सुनने की, बोलने की और वाक क्षमता जो है बच्चों में विकसित होती है। इसकी हानियाँ क्या हैं? इस विधि के माध्यम से पढ़ाने में समय अधिक लगता है। बड़े वर्ग में सभी विद्यार्थियों पर ध्यान देना इसमें क्या होता है? कठिन होता है। ये प्रमुख हानियाँ इस विधि की होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाचन विधि, रीडिंग मेथड। देखिए हिंदी में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है वाचन विधि। वाचन विधि क्या होती है? इस विधि में भाषा का शिक्षण पठन के माध्यम से कराया जाता है, यानी कि बच्चों से कहा जाता है कि भाई आप वाचन करके, अब वाचन जो है बोल बोल कर वाचन करो या मौन वाचन करो, दोनों तरीके से वाचन करवाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि बालक जो है वह स्वतः अभ्यास करता है। जब स्वतः अभ्यास करता है तो वह भाषा को आसानी से क्या करने लग जाता है? सीखने लग जाता है और वह स्वयं भी उस विषय वस्तु पर क्या देता है? ध्यान देता है, तो जिससे उसका पढ़ने में भी क्या लगता है? मन लगता है। वाचन के द्वारा विद्यार्थी शब्दों, वाक्यों और अनुच्छेदों को समझता है और सही ढंग से पढ़ने का क्या करता है? अभ्यास करता है। तो वाचन के द्वारा विद्यार्थी क्या करता है कि शब्दों को, वाक्यों को, अनुच्छेदों को समझता है और सही ढंग से पढ़ने का क्या करता है? अभ्यास करता है। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? वाचन विधि। वाचन विधि की विशेषता क्या है? इसमें बच्चों को पहले स्वर और व्यंजन पढ़ना सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे शब्द, वाक्य और अनुच्छेद यानी कि छोटे छोटे जो पैराग्राफ हैं उनका अभ्यास कराया जाता है, फिर मौन पठन और उच्च स्वर पठन दोनों पर ध्यान दिया जाता है। मैं अभी अभी बता रहा था कि बोलकर पढ़ो या मौन वाचन करो, चुपचाप पढ़ते रहो, है ना, मन ही मन में पढ़ते रहो, तो उसे मौन पठन कहेंगे। बच्चों में पठन कौशल और भाषा की समझ विकसित होती है। तो इससे विधि से क्या होता है? बच्चों में पठन कौशल और भाषा का क्या होता है? विकास होता है। तो विशेषता क्या हो गई? पहले स्वर और व्यंजन का अभ्यास कराया जाता है, धीरे धीरे शब्द, वाक्य और अनुच्छेद पढ़ने पर अभ्यास कराया जाता है, मौन वाचन और उच्च स्वर वाचन कराए जाते हैं और बच्चों में पढ़ने का कौशल विकसित होता है और भाषा की समझ विकसित होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि वाचन विधि से पढ़ने का कौशल विकसित होगा और भाषा की समझ क्या होती है? विकसित होती है। अब हम बात करते हैं वाचन विधि के प्रकार क्या हैं। तो वाचन विधि के दो प्रकार हैं, मौन वाचन और उच्च स्वर वाचन। इसको सस्वर वाचन भी बोलते हैं। मौन वाचन को मौन वाचन को मौन वाचन कहा जाता है और उच्च स्वर वाचन को सस्वर वाचन भी कहा जाता है। तो वाचन मन ही मन पढ़ता है मौन वाचन में और अर्थ ग्रहण करता है। तो बच्चा जो है वो मौन वाचन कर रहा होगा तो वो क्या करेगा? मन ही मन पढ़ेगा और उसका अर्थ ग्रहण करेगा। और उच्च स्वर वाचन, इसको सस्वर वाचन भी बोलते हैं। सस्वर वाचन, सस्वर वाचन भी इसको कहा जाता है। इसमें बालक जो है वो जोर जोर से पढ़ता है, उच्चारण करता है और लय पर ध्यान देता है।
तो जो सस्वर वाचन है उसमें बच्चा जो है वो भाषा की लय पर क्या देगा, ध्यान देगा। इस विधि के लाभ क्या हैं? इसमें पठन कौशल और अर्थ ग्रहण शक्ति का विकास होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बालक में पठन कौशल का विकास होगा और वह जिस विषय वस्तु को पढ़ रहा है, जिस पैराग्राफ को पढ़ रहा है, उसका अर्थ ग्रहण करेगा। विद्यार्थियों को भाषा ज्ञान और शब्द भंडार मिलता है और स्व अध्ययन की क्षमता को बढ़ाता है। तो मौन वाचन जो है वो आत्म अध्ययन या स्व अध्ययन की क्षमता को बढ़ाएगा, पठन कौशल और अर्थ ग्रहण शक्ति का विकास करेगा, भाषा ज्ञान और शब्द भंडारण जो है उसमें वृद्धि करता है। अब हम बात करते हैं कि भाई वाचन विधि की हानियां क्या हैं। इसमें केवल पढ़ने पर जोर देने से लेखन और बोलने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। कमजोर विद्यार्थियों के लिए जब कोई बालक जो है वो अच्छा नहीं पढ़ पाता है तो उसके लिए ये वाचन विधि जो है वो कारगर नहीं होगी, तो उसके माध्यम से उसको पढ़ना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो ध्वन्यात्मक विधि और वाचन विधि की अगर तुलना करें तो ध्वन्यात्मक विधि का प्रयोग भाषा के उच्चारण और बोलने के लिए किया जाता है और वाचन विधि का प्रयोग भाषा के पठन और समझने के लिए श्रेष्ठ रूप से किया जाता है। तो इन दोनों का यदि हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो ध्वन्यात्मक विधि हम कहाँ प्रयोग करते हैं? भाषा के उच्चारण में और बोलने के लिए, और वाचन विधि का प्रयोग करते हैं भाषा के पठन के लिए और समझने के लिए। दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक हैं और हिंदी भाषा शिक्षण में इनका संयुक्त प्रयोग अधिक प्रभावी माना जाता है। मतलब इन दोनों का यदि एक दूसरे के साथ प्रयोग करते हुए यदि शिक्षण कराया जाए तो बालक बहुत अच्छे ढंग से क्या करता है, सीखता है। नेक्स्ट विधि के बारे में हम पढ़ते हैं श्रुत लेखन अभ्यास विधि, डिक्टेशन मेथड। डिक्टेशन मेथड मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा कि टीचर जो है वो क्लास में वाक्य बोलता है और बच्चों से कहता है कि तुम लिखो, और उसके बाद गलतियां पहचानता है कि भाई कितने लोग जो है वो सही तरीके से लिखना जानते हैं नहीं जानते हैं, और कितने अच्छे लिख रहे हैं। जो अच्छे लिख रहे हैं इसका मतलब वो भाषा को जानते हैं, और जो अच्छे नहीं लिख रहे सुनकर वो भाषा को नहीं जान पा रहे हैं, तो उनको अतिरिक्त सिखाया जाना जरूरी है। तो श्रुत लेखन अभ्यास विधि, इसमें शिक्षक द्वारा किसी लेख, वाक्य, अनुच्छेद या शब्द का उच्चारण किया जाता है और विद्यार्थी उसे लिखते हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से भाषा शिक्षण में होता है। भाषा शिक्षण मतलब आप चाहे संस्कृत पढ़ा रहे हो, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हो, चाहे वो हिंदी पढ़ा रहे हो, चाहे वो उर्दू पढ़ा रहे हो, यानी भाषा शिक्षण में श्रुत लेखन अभ्यास विधि यानी सुनकर लिखने वाली विधि पर अभ्यास करके हम यदि सीखता है बालक तो उसे हम क्या कहेंगे, श्रुत लेखन अभ्यास विधि। इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की श्रवण शक्ति का विकास करना है, लिसनिंग स्किल का विकास करना है, सही वर्तनी यानी जो स्पेलिंग का ज्ञान करना है, यानी वो शब्द जो है वो सही तरीके से लिख रहा है या नहीं लिख रहा, उसकी लेखन क्षमता को विकसित करना, मजबूत करना। और यह विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है, यानी छोटे बच्चों को यदि हम भाषा सिखाएंगे तो वो अच्छी तरह से सुन रहा है, उसको यदि लिख रहा है तो वो भाषा को क्या कर गया है, सीख गया है। तो यह विधि कौन से स्तर पर उपयोगी है? प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो छोटी क्लास के लिए श्रुत लेखन अभ्यास विधि का क्या है, प्रयोग ज्यादा किया जाता है। अब हम बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। देखिए ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है, परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि को मैं शॉर्ट रूप में आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो मैं हिंदी शिक्षण विधियों की क्लास ले रहा हूँ ना, इसमें मैंने सभी विधियों को एक साथ नहीं पढ़ाया, टुकड़ों में पढ़ाया। यानी कुछ विधियाँ पहली क्लास में, कुछ विधियाँ दूसरी में, कुछ तीसरी में, कुछ चौथी में, कुछ पांचवी में, कुछ छठवीं में, इस तरह से मैंने पढ़ाया। टुकड़ों में पढ़कर ज्ञान लेना या अधिगम करना या सीखना, उसे हम बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन, यानी क्रमिक रूप से पढ़ना और उसको सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। इस विधि को स्किनर ने विकसित किया। किसने विकसित किया है? स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन विधि का क्या दिया है, कंसेप्ट दिया है। इस विधि में शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे चरणों में, स्टेप या फ्रेम्स में बांटकर प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि पहले आज कुछ पढ़ा, फिर उसके बाद फिर पढ़ा, फिर उसके बाद अगला हिस्सा पढ़ा, फिर उसके बाद अगला हिस्सा पढ़ा। तो इस तरह से छोटे छोटे क्रमों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो इस विधि को हम बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि। प्रत्येक चरण में यानी उस विषय वस्तु की जानकारी होती है, फिर क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आंसर यदि इस तरह से शामिल हो, बालक जो पढ़ता है, मान लीजिए पहला पैराग्राफ हुआ, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है, ये चौथा पैराग्राफ है, क्वेश्चन आंसर लगातार होते जा रहे हैं, तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी अपने उत्तर की जांच स्वयं करता है और आगे बढ़ता है।
अब उत्तर यदि उसका सही है तो उसको तुरंत फीडबैक मिल जाता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और यह विधि स्व अध्ययन सेल्फ लर्निंग पर आधारित है। बच्चा जिसमें बालक जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, तो यह विधि कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि भी है, आधुनिक विधि भी है, नवाचार विधि भी है। इस विधि की विशेषता यह है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकता है, यानी कि वो पहला मतलब अपने, जैसे मान लीजिए आप कई बार ये भी तो करते हो ना कि एक चैप्टर को पढ़ते हो तो कई बार कई स्टूडेंट है वो आधा आज पढ़ लेंगे, आधा कल पढ़ लेते हैं। कुछ होते हैं कि वो 4 हिस्सों में बाँट कर पढ़ते हैं, कुछ 6 हिस्सों में बाँट कर पढ़ते हैं, कुछ पेज के माध्यम से पढ़ते हैं। तो वो अपनी गति से आप स्वयं निर्धारित कर सकते हो कि मुझे किस तरीके से अधिगम करना है। ये इस विधि की क्या होती है? प्रमुख विशेषता होती है अभिक्रमित अनुदेशन की। तो दोस्तों, इस तरह से हमने अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में समझा। तो आज हम 32 शिक्षण विधियों तक हम इस क्लास को फिनिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और यदि एक बार में यह क्लास समझ में नहीं आई है तो आप इसको क्लास को दोबारा ज़रूर देखें, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। और इन क्लासेस को देखने से पहले हिंदी शिक्षण विधियों की जो प्रारंभिक रूप से क्लास ली गई हैं, उन क्लासेस को शुरू से देखें जिन्होंने नहीं देखी है। जिन्होंने देख रखी है वो तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है तो वो रिवीजन के रूप में या प्रारंभिक रूप में उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। आपकी तैयारी में आप चाहे कहीं भी तैयारी कर रहे हो, किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, किसी भी मटेरियल से तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये जो शिक्षण विधियों की थ्योरी की क्लास है, आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी आपकी परीक्षा के लिए। और जो विद्यार्थी शिक्षण विधियों में कमज़ोर हैं या अच्छे ढंग से समझ में नहीं आती हैं, उन क्लास के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। और ये थ्योरी की क्लास के बाद हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, तो वहाँ ये क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये प्रॉब्लम भी आपकी फिनिश हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षण विधियों को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हो। तो जो भी आपकी जो क्वेरी हैं और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप कमेंट कर सकते हो, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।